हेलो मेरे विद्यार्थियों, आज क्या हाल है आप लोगों के। आज हम लोग जो है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पिछले लेक्चर्स अगर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मेटलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, और साथ में बताया था मैंने कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को गवर्न करते हैं। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को गवर्न करने के लिए जो 3 फैक्टर होते हैं, जल्दी से रिवाइज करें हम लोग। पहला कौन सा था बच्चों? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कम होगी। फिर दूसरा कौन सा था बच्चों? आयन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। और उसमें मैंने कहा था कि जो आयन सॉल्वेंट से जितना ज़्यादा इंट्रैक्ट करेगा तो उसका कंडक्टिविटी उतना कम हो जाएगा, रीज़न बता दिया था मैंने। और तीसरा मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बताया था विस्कोसिटी के बारे में कि जिसकी विस्कोसिटी सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। चलिए अब हम लोग बच्चों उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, और हमने हेडिंग में डाला है सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। मतलब कि इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी करता है, और आप जानते हैं कि वो कंडक्टिविटी जो शो करता है वो इन टर्म ऑफ आयंस करता है। ठीक है, और मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो आपको ये बात समझना है कि जैसे हम लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में 10th में भी पढ़ा होगा और थोड़ा 12th में अब पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें जो मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है तो उस कंडक्टिविटी को, है ना, जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो ओम्स लॉ के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, रेसिस्टेंस के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो रूल मेटेलिक कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई होता है, ठीक वही रूल बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि थोड़ा सा इनिशियली फिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, जो कि ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। ठीक है, वो आप लोग फिज़िक्स में 10th से पढ़ रहे हैं, टू दी पॉइंट बात डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ये देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होती है तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब वो जो करंट फ्लो कराता है, तो कितना करंट, कितना आयंस, कौन कौन सा आयंस कितना करंट फ्लो करा सकता है। ठीक है, रेसिस्टेंस कितना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे। और इसका मकसद क्या होता है ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है। एक तो मकसद ये है कि भाई यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, वो तो हम समझेंगे ही, साथ में हमको ये भी पता चल जाएगा बच्चों कि जैसे अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो जैसे बैटरी जो बनती है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। तो जब आप बैटरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पर्टिकुलर लेड स्टोरेज बैटरी हो गया या लेक्लांचे सेल हो गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें पर्टिकुलर तरह का केमिकल्स क्यों लिया जाता है उसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कंडक्टिविटी शो करने के लिए। और इसकी वजह से अगर हमको इसका नॉलेज होता है तो हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में जब अगर हम बैटरी वगैरह अगर देखेंगे या उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं से चले जाएंगे। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो बैटरी जो वर्क करती है वो कैसे वर्क करती है वो भी आपको इसका समझ इसमें जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इसमें सबसे पहला टर्म है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आप जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR। V क्या है मेरे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो, इससे पहले एक चीज़ समझ लो कि मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम जैसा जानते हैं, और जो
इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो फ्री आयंस, ये मैंने डायग्राम पहले बना दिया है, इसको आप समझ जाएंगे। ये देखिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया गया है, ठीक है, उसमें दो मेटल है ना इलेक्ट्रोड लिए गए हैं और उसमें एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। ये वाला पार्ट माइनस है, ये वाला पार्ट प्लस है, ठीक है, और अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। मान लो ये NaCl है, तो NaCl कैसे ब्रेक डाउन करेगा वाटर में, Na+Cl- में। तो ये जो है एक्सटर्नल सोर्स है, यानी हम बाहर से इसमें करंट भेज रहे हैं, ये बैटरी है या DC कनेक्शन है। तो इससे क्या होगा कि इस रॉड पे और इस रॉड पे क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और जिसकी वजह से माइनस और प्लस चार्ज जनरेट होता है। तो ये आयंस जो होंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मौजूद हैं, वो प्लस आयंस माइनस की तरफ भागेंगे और माइनस आयंस प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और उस पर जाके डिपॉजिट होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो आयंस का मूवमेंट होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये पोटेंशियल क्या होता है, ये आगे जा करके हम लोग केमिस्ट्री में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। फिलहाल आप ये समझ लें कि दोनों आयंस है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ये आयंस मूव कर रहा होता है, ठीक। तो यहाँ पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। और अगर आप है ना फिजिक्स के टर्म में देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्या होगा, वहाँ चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो जिस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एनोड और कैथोड के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसके डिफरेंस को हम लोग यहाँ V से रिप्रेजेंट करते हैं। I क्या है मेरे बच्चों, करंट है, और R क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली जो करंट फ्लो करता है तो उसको वो रेसिस्ट करता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर नहीं लेना है बल्कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड लेना है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इलेक्ट्रोड का, ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टर्म हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर रो टर्म आया है, रो क्या कहलाता है बच्चों, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाता है, या रेसिस्टिविटी भी कहलाता है ये, ठीक है। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, R इक्वल टू रो L/A, यानी रेसिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस L/A, ठीक है। अगर आप L1 रख दें और यहाँ भी 1 रख दें तो R जो होगा वो किसके बराबर होगा, रो के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रो अगर हम यहाँ से बाहर निकाल लें तो क्या होगा, RA/L होगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, और यहाँ पर A क्या है, एरिया है, और L क्या लेंथ है। तो यहाँ सेंटीमीटर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका यूनिट ओम सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो यूनिट हम लिख रहे हैं इसको भी ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आपके 12th के एग्ज़ाम में 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछेगा कि भाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का है ना यूनिट बताइए, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप फार्मूला ध्यान रखते हैं तो आपको यूनिट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। अब आइए कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, तो कंडक्टेंस जो होता है, देखो बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, जी यहाँ पर कंडक्टेंस है और R के साथ इसका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि अगर R ज़्यादा होगा तो G कम होगा, ठीक है, यानी कंडक्टेंस कम होगा। अब ये कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है ओम इन्वर्स होता है या साइमन होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है, लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली समझेंगे सॉल्यूशन के टर्म में, तो ये जो कंडक्टेंस है बेसिकली डिफाइन होता है एक्सटेंट और ईज। एक्सटेंट का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो वो करंट फ्लो कराता है, कंडक्टिविटी शो करता है, तो किस हद तक, कितने एक्सटेंट तक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंडक्टिविटी शो कर रहा है, उसको हम लोग किस टर्म में देखते हैं, कंडक्टेंस के टर्म में देखते हैं। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एक्सटेंट और ईज टू विच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कंडक्टर होगा, अगर मेटल होगा तो कंडक्टर बोल देंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, और इसको कप्पा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कप्पा से। ये के का निशान है, लेकिन के थोड़ा सा इसमें जो है शार्प नहीं है, थोड़ा यू आकार का है, जिसको बोलते हैं कप्पा, और कंडक्टिविटी को हम कप्पा से दिखाते हैं, ठीक है।
और अगर हम कंडक्टेंस को ध्यान से देखो, अगर कंडक्टेंस को हम लोग अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो अगर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन का जो लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर लेंथ होगा और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब हम ऐसे कंटेनर में ले रहे हैं जिसका लंबाई क्या हो 1 सेंटीमीटर हो कंटेनर का, और उसमें जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, तो जब ऐसा सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो कंडक्टिविटी शो होगी उसको कहेंगे बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसमें देखो बच्चों वॉल्यूम फिक्स नहीं है और इसमें कंडीशन अप्लाई हो गया 1 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा सॉल्यूशन जब कंडक्टिविटी शो करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये जो है बच्चों रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। देखो ध्यान से, कप्पा इजकल टू 1/ρ, और इसका यूनिट जो होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर ओम का यहाँ जो रेसिस्टिविटी है ये रेसिस्टिविटी यहाँ से लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को हम लोग कहेंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ओम इनवर्स जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है, साइमन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों रो जो होता है किसके बराबर होता है, अभी हम ऑलरेडी जानते हैं रो किसके बराबर होता है, RA/L के बराबर होता था। तो अगर हम रो का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/r, ठीक है, और L/A। अब याद करो 1/r किसके बराबर था बच्चों, देखो ध्यान से 1/r G के बराबर था, कंडक्टेंस के बराबर था। तो ये क्या हो जाएगा 1/r इंटू L/A, इसको हम लोग G लिख सकते हैं और ये G* लिखेंगे L/A को। अब ये L/A G जो G* है बेसिकली इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल लेते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो लेंथ होता है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा पर्टिकुलर सेल के लिए। तो ये G* जो है बच्चों सेल कांस्टेंट है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया कप्पा इक्वल टू G इंटू G*, ये इसी को कहते हैं सेल कांस्टेंट कहते हैं। और याद रखिए सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब देखो ये डायग्राम जो है यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये वाला डायग्राम हमने बनाया। ठीक है बच्चों, ये एक है ना क्यूब है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है और इससे आई करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इसमें जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा बच्चों तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट फ्लो कराएगा। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो है एरिया जो है 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया है, इसका जो है लेंथ, और इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो करंट फ्लो कराएगा वो क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। अब ज़रा सोचो बच्चों कि जब अगर हम डाइल्यूशन कर दें, मान लो ये सोल्यूशन है, इसका मान लो ये 1 मोलर है, अगर इसका जो है डाइल्यूशन कर दे तो देखो ध्यान से, अगर इसका डाइल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो एरिया को अगर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करेंगे तभी ना डाइल्यूशन होगा, तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली जो आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होती है वो क्या होगी मेरे बच्चों, वो चेंज हो जाएगी अगरचे हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करें, चेंज कर दें। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। अब ये जितने भी फार्मूला हमने लिखे हैं इसमें से सारे फार्मूला में ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं, ये फार्मूला पहले से जानते हैं, ये फार्मूला भी हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर ये केमिस्ट्री के टर्म में ये फार्मूला आ गया है G=1/r, ठीक है, और ये कप्पा केमिस्ट्री के टर्म में आया है, और यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूला को है ना आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इसी फार्मूला पे मोस्टली सवाल आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा, चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से चेंज हो जाएगा। ये बात नोट कर लें स्टार बना करके कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल चेंज विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं नोट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बोलेंगे सर ये क्यों, तो अभी मैंने बताया कि अगर हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, यानी जैसे मान लो अभी हमने जो क्यूब दिखाया था उसमें अगर हम वॉल्यूम डबल कर दें तो पर अगर 1 ही मोलर है सॉल्यूशन, लेकिन अगर हमने वॉल्यूम डबल कर दिया तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे।
मान लो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर 10 थे पहले आयंस, अगर 1 लीटर ले रहे थे तो 2 लीटर लेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, 5 ही बचेंगे। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। वो पर यूनिट वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर होगा तो कप्पा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। लेकिन कंडक्टेंस जी जो है विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज with the change in concentration of electrolytic solution। ठीक है बच्चों, यानी ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने इसलिए लिख दी है क्योंकि ये बात हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है, 12th में भी पूछ सकता है कि भाई बताओ कि कंडक्टेंस जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता। तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट कंडक्टेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है ओवरऑल आयन तो सोल्यूशन में मौजूद है, ठीक है, और उसमें जो है जो कप्पा का जो होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से, यानी कि अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया तो कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन जी चेंज नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल आयंस का नंबर तो पूरे सॉल्यूशन में कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देखेंगे एक नया टर्म मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब इसको, इस फार्मूला, इसमें क्या करना है कि इसमें सारे फार्मूला को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल ही इससे पूछता है। और अगर उसने थ्योरी पूछी मेरे बच्चों तो थ्योरी में यही पूछेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, और कंडक्टेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है बच्चों, और डाइल्यूशन के बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे और वो है मोलर कंडक्टिविटी। क्या बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो स्पेलिंग लिख रहा हूँ, लैम्डा नहीं लैम्बडा, लैम्बडा इसी को कैप भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, लैम्डा एम, ठीक है, और लैम्डा एम लिखने का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। अब खुद सोचो बच्चों कि मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, जब कोई सोल्यूशन करंट फ्लो कराता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें मोलर कंडक्टिविटी, इसका क्या मतलब होगा मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोलर सोल्यूशन अगर है, जैसे मान लो 1 लीटर पानी में हमने 1 मोल NaCl ले लिया, तो अब डेफिनेटली वहाँ पर जो NaCl होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करेगा तो आयन जनरेट करेगा। तो आयंस क्या होगा, मूव कर सकता है, करंट को फ्लो करा सकता है, चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है। तो मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, जो कंडक्टिविटी 1 मोलर सॉल्यूशन के द्वारा शो की जाएगी उसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी शोन बाय 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज known as मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से, और लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है बच्चों, जहाँ पर कप्पा क्या था याद है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, और एम क्या था मेरे बच्चों, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन था। एम क्या था, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, क्योंकि यहाँ पर सी अगर लिख देंगे तो जनरलाइज फॉर्म में आ जाएगा। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलरिटी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कौन सा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? नाम तो आप लोगों को कुछ सुना सुना सा लगता होगा। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है, आपको याद होगा मैंने इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना सिखाया था कि किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चों? जब उसके मोलर मास को उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं या उसके n फैक्टर से। जो वैलेंसी होती है वो n फैक्टर होता है। जो रिप्लेसेबल H, अगर एसिड होगा तो जो H+ आयन रिलीज हो रहा है, जैसे HCl है तो उसमें H+ आयन 1 होगा तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी या उसका n फैक्टर 1 होगा। जैसे H2SO4 है तो उसमें वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, जैसे H3PO4 है तो उसमें वैलेंसी जो होगी 2 होगी, हालांकि 3 हाइड्रोजन है लेकिन उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 ही होगा। तो इस लिहाज से इसकी जो है ना जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी के बराबर होगा। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर वन नॉर्मल, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कहाँ इस्तेमाल होता था? नॉर्मेलिटी में। याद करो मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया था। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ 1 मोलर सोल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जा रही थी वो मोलर कंडक्टिविटी थी, उसी तरह से मेरे बच्चों 1 नॉर्मल सोल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो की जाएगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों? कंडक्टिविटी शोन बाय 1 नॉर्मल सोल्यूशन, 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, electrolytic solution is known as equivalent conductivity। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, और यहाँ क्या दे देंगे बच्चों? नॉर्मेलिटी दे देंगे। ठीक है बच्चों, और इसको भी जनरलाइज कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। अब इसका क्या होगा? यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट वेट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब सारे फार्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लें। एक तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला याद रखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का फार्मूला याद रखेंगे, और साथ में कप्पा का सेल कांस्टेंट से रिलेशन क्या होता है वो याद कर लेंगे। वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप 2-4 सवाल बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर 2-4 सवाल बना के देखते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये सवाल जो है कैसे हम लोग बना सकते हैं।